दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है अंताक्षरी। ये मूवी आपका दिमाग घुमा देगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी के पहले सीन में हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं, मम्मी पापा और बेटी, जो रात के समय अपने घर पर टीवी देख रहे होते हैं। तभी लड़की को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। लड़की किसी तरह बहाना बना के बॉयफ्रेंड से बात करने घर से बाहर निकल जाती है। फिर वो कॉल पर बात कर ही रही होती है, उसी वक्त पीछे से कोई उसके गले में स्टेथोस्कोप डालकर उसका गला घोंटकर मार डालता है। फिर सीन यहाँ से कट होकर एक छोटे से गांव में शिफ्ट होता है। किसी झोपड़ी में एक बच्चा और उसकी माँ रहते थे। बच्चा रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में नहाता, फिर स्कूल जाता। उस बच्चे के गाँव में आनंदन नाम का एक अमीर लड़का भी होता है, जिसके पास एक बाइक होती है। बच्चा आनंदन को देख सोचता है कि एक दिन वो उसकी बाइक पर जरूर बैठेगा। तब वो हर रोज आनंदन से लिफ्ट मांगने की कोशिश भी करता, पर आनंदन उसे अनदेखा करके चला जाता था। एक बार तो वो उसे बाइक छूने के कारण मार भी लगाता है। ये चीज दो बूढ़े आदमी नोटिस करते हैं और एक दिन बच्चे से कहते हैं कि तुम नीची जाति के हो, इसलिए अपनी औकात के हिसाब से सपने देखा करो, तुम्हें कोई बाइक पर नहीं बैठाने वाला। इन सब से बच्चे को आनंदन और गांव वालों पर गुस्सा आने लगता है। फिर एक दिन उस बच्चे की माँ खेत में काम कर रही होती है, तो गांव में एक आदमी राघवा की उस पर पहले से बुरी नजर थी। तब राघवा और उसका साथी उस बच्चे के घर जाते हैं उसकी माँ के बारे में पूछने के लिए। तो बच्चा राघवा के सामने डटकर खड़ा रहता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। इससे तो राघवा चिढ़ जाता है। वो बच्चे की गर्दन पकड़कर कहता है कि तेरे बाप ने कभी मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की और तेरी इतनी मजाल। ये कहने के बाद राघवा बच्चे की पैंट उतारकर उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जला देता है। इससे बच्चे के अंदर तो और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ने लगता है। फिर अगले दिन बच्चा उन दो बूढ़े आदमियों को पत्थर फेंक कर मारता है जिन्होंने उसे ताने मारे थे। इसके बाद आनंदन बाइक से कहीं जा रहा होता है, तो बच्चा उसकी बाइक के आगे आकर खड़ा हो जाता है ताकि आनंदन उसे अपनी बाइक पर बैठा ले। तब आखिरकार आनंदन उसे अपने पीछे बैठा ही देता है। हालांकि बच्चे के दिल में तो आनंदन के लिए गुस्सा भरा था, सो वो एक पत्थर से उसके सर पर वार कर देता है। तब आनंदन बाइक को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस से कहता है कि ये लड़का पागल है, मैंने इसे बाइक पर बैठाया फिर भी इसने पत्थर से मुझे मार दिया, इसे लॉकअप में बंद कर दीजिए। लेकिन पुलिस वाला बैठकर उस बच्चे को समझाता है, कहता है तुम्हें बाइक पर बैठना इतना पसंद ही है तो तुम इतनी मेहनत करो कि बड़े होकर खुद ही बाइक ले सको, या तो तुम पढ़ लिख कर मेरी तरह पुलिस वाले बन जाओ, जिससे कि तुम हमेशा बाइक पर घूम पाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है दास नाम के एक पुलिस ऑफिसर पर। दास के घर के पास उन्नी नाम का बंदा रहता है, जिसके पास कोई पुराने मॉडल की बाइक थी। दास उन्नी को पैसे देकर उससे वो बाइक खरीद लेता है। हमें ये भी पता चलता है कि ऑफिसर दास अपने काम को लेकर काफी ज्यादा ईमानदार है। क्रिमिनल बड़ा हो या छोटा, दास किसी में भेदभाव नहीं करता। दास की खास बात ये थी कि उसे अंताक्षरी खेलना बहुत पसंद था। वो अक्सर पुलिस स्टेशन में अपने साथी पुलिस वालों, यहाँ तक कि कैदियों के साथ भी अंताक्षरी खेलता था। फिलहाल दास ने एक लोकल मंत्री वासुदेवन के आदमियों को जेल में डाल के रखा होता है। वहीं दास के पुलिस स्टेशन में हरिहर नाम का एक पुलिस वाला था, जो वासुदेवन से हमेशा रिश्वत लिया करता था। इस बार हरिहर वासुदेवन से रिश्वत लेकर दास के पास जाता है। वो कहता है कि ये पॉलिटिशियन वासुदेवन के आदमी हैं, इन्हें आप छोड़ दो। दास कहता है कि ये किसी के भी आदमी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कहो पहले एफआईआर रिपोर्ट करवाए। तभी दास को कोई कॉल करके कहता है कि तुम्हें अंताक्षरी खेलना पसंद है ना, मेरे साथ अंताक्षरी खेलो। दास पूछता है कि कौन हो तुम? वो बंदा कहता है कि चलो कोई नहीं, तुम्हें मेरे साथ नहीं खेलना तो मत खेलो, मैं तुम्हारी बेटी के साथ खेलूंगा। जो सुनकर दास का तो दिमाग खराब हो जाता है। फिर उस रात वासुदेवन दास के घर आता है, उसे धमकाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे आदमियों को गिरफ्तार किया, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो दास की बेटी के हाथ में कुछ मिठाइयाँ देकर चला जाता है। वहीं हमें दास के पड़ोसी उन्नी के बारे में बताया जाता है, जिसकी वाइफ का नाम था लता, जिसने अपने पहले पति को डिवोर्स देकर उन्नी से शादी की थी। लता और उन्नी की एक बेटी थी विदु, जबकि पहले पति से लता का एक बेटा था कार्तिक। कार्तिक का सपना था कि वो एक म्यूजिशियन बने, मगर खुद का बेटा न होने के कारण उन्नी उसे कुछ खास अहमियत नहीं देता था और इसलिए वो उसका जबरदस्ती इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा देता है, जो कि कार्तिक को पसंद नहीं था। वो हमेशा अपनी माँ को यही सुनाता रहता कि आपने इस आदमी से शादी क्यों की। साथ ही वो कहता कि मेरे पापा की जो पुरानी बाइक यहाँ पड़ी थी उसे किस हक से इन्होंने बेच दिया। यानी ये लोग अक्सर झगड़ते रहते थे। खैर फिर हम देखते हैं कि डीएसपी के दूर का रिश्तेदार श्रीनिवास पुलिस स्टेशन में ज्वाइन होता है
तो डीएसपी श्रीनिवास को दास के पास ले जाने लगता है। अब हम दास की बीवी चित्रा को देखते हैं, जो किसी हॉस्पिटल में नर्स थी। डॉक्टर बहाने से चित्रा को इधर उधर टच करता, जो कि चित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर, अब एक दिन जब दास की बेटी स्कूल से घर लौट रही होती है, तब रास्ते में एक अनजान शख्स उसे अपने साथ अंताक्षरी खेलने को कहता है। वो शख्स तो उसे नजर नहीं आता, बस झाड़ी में से कोई आवाज आ रही थी। तब दास की बेटी डर के मारे अपने घर की तरफ दौड़ती है। तभी वो शख्स भी हाथ में स्टेथोस्कोप लिए उसका पीछा करने लगता है और उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। दास की बेटी उसके घर के बाहर पहुंचती है। तभी वो मास्क वाला आदमी उसके गले में स्टेथोस्कोप डालकर खींचने लगता है। उसकी चीखें उसकी मां चित्रा सुन लेती हैं और फौरन घर के बाहर आती हैं। चित्रा को देखकर वो आदमी लड़की को छोड़कर वहां से भाग जाता है। तब ये बात चित्रा तुरंत अपने पति दास को बताती है। दास जब उस जगह आता है तो उसे उस आदमी ने चेहरे पर लगाया कवर मिलता है। कवर देखकर दास समझ जाता है कि ये काम वासुदेवन का हो सकता है। पिछली बार जब वो दास के घर आया था, तब उसने उसकी बेटी को ऐसे ही कवर में मिठाई दी थी। तब दास सीधा वासुदेवन के घर जाता है। उससे कहता है कि जो कुछ भी मामला हमारे बीच में है वो हम आपस में सुलझा लेंगे। इसमें मेरे परिवार को बीच में मत घसीटो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वासुदेवन कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर, इसके बाद डीएसपी दास को कॉल करके कहता है कि बिना किसी सबूत के तुम कैसे उस आदमी के पास जाकर उस पर इल्जाम लगा सकते हो। ऐसे में फालतू बड़े लोगों से पंगे मत लिया करो। फिर अगले सीन में हम नैना नाम की लड़की को देखते हैं, जो उन्हीं के बगल वाले घर में रहने आई थी। नैना गूंगी थी और कार्तिक को जब भी मौका मिलता वो नैना को पास बैठाकर अपना म्यूजिक सुनाता था। फिर एक दिन हरिहर और एक पुलिस ऑफिसर नैना का पासपोर्ट वेरीफाई करने उसके घर आते हैं। अब नैना तो कुछ भी बोल नहीं पाती थी, तो उसका बाप हरिहर को घूस खिलाकर नैना का पासपोर्ट वेरीफाई करवा लेता है। इधर दास उस नंबर को ट्रेस करवा रहा था जिसे कुछ दिनों पहले उसे कॉल आया था अंताक्षरी खेलने के लिए। नंबर ट्रेस होने पर उसका लोकेशन किसी पोल्ट्री फार्म दिखा रहा था। दास फौरन श्रीनिवास के साथ उस पोल्ट्री फार्म पहुंचता है और वो फोन भी वहां मौजूद होता है। पर पोल्ट्री फार्म के लोग कहते हैं कि ये फोन किसका है हम नहीं जानते, शायद यहाँ पर कोई रख कर चला गया होगा। इसके बाद दास श्रीनिवास को बताता है कि उस क्रिमिनल ने 10 mm के स्टेथोस्कोप से मेरी बेटी का गला घोटने की कोशिश की थी। तुम पुराने रिकॉर्ड से पता करो कि पहले कभी ऐसी वारदात हुई है या नहीं जिसमें क्रिमिनल ने स्टेथोस्कोप से किसी की जान ली हो। इधर चित्रा का डॉक्टर क्लिनिक में नहीं होता, तो वो जाकर उसका ड्रॉअर ओपन करती है, ये चेक करने के लिए कि उसका स्टेथोस्कोप वहाँ है या नहीं। लेकिन उसका स्टेथोस्कोप वहीं होता है। डॉक्टर जब वापस आता है तो उसे शक हो जाता है कि जरूर उसके कैबिन में कोई आया है। तब वो चित्रा को डांटने लगता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है मैं जब भी ना रहूं तो मेरे कैबिन में मत जाया करो। इस तरफ श्रीनिवास दास को बताता है कि ऐसे 2 केसेस हुए हैं जिसमें खूनी ने विक्टिम को स्टेथोस्कोप से मार दिया था। पहला मर्डर साल 1991 में अनी नाम की लड़की का हुआ था, दूसरा 2010 में कविता नाम की लड़की का। इन दोनों के रिकॉर्ड्स में लिखा है कि इनकी मौत किसी सॉफ्ट मटेरियल से गला घोट के हुई है। सर, ये सॉफ्ट मटेरियल स्टेथोस्कोप हो सकता है, और अगर हम और पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो ऐसे और भी केस मिल जाएंगे। इसके बाद श्रीनिवास दास को उन विक्टिम्स की फैमिली मेंबर्स के नंबर निकाल कर देता है। अब कविता की मां दास को बताती है कि उसके मर्डर के बाद कविता के पापा की भी मौत हो गई थी, और हमने मूवी के स्टार्टिंग में जिस लड़की का खून होते हुए देखा था वो कविता ही थी। वहीं अन्य के घर से भी दास को यही खबर मिलती है कि उसके मरने के कुछ दिनों बाद ही उसके पापा की मृत्यु हो गई, और पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट का नाम देकर क्लोज कर दिया था। दास ये बात श्रीनिवास को बताता है कि इन दोनों केसेस में एक बात कॉमन है, दोनों लड़कियों के मर्डर के बाद उनके फादर की भी मौत हो गई। ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसे कोई और केसेस हों तो उनके बारे में पता करो और मुझे बताओ। इसी तरह से श्रीनिवास ऐसे कई सारे केसेस की लिस्ट बनाकर दास को देता है। लिस्ट देखने पर दास की नजर 2 नामों पर पड़ती है, दिवाकरण और दीपिका। दास कहता है कि मैंने इन दोनों नामों को कहीं तो सुना है, और दास को यहाँ यह भी पता लगता है कि उनमें से एक केस को डीएसपी ने इन्वेस्टिगेट किया था। फिर दास और श्रीनिवास डीएसपी के पास पहुंचते हैं, लेकिन डीएसपी दास की हेल्प करने की बजाय उल्टा उसी पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मुझे अपना काम नहीं आता? तुम्हें क्या लगता है मैंने बिना जांच किए केस को क्लोज कर दिया होगा? ऐसे डांट लगाकर डीएसपी दास से केस क्लोज करने को कहता है, लेकिन दास फिर भी अपनी जांच जारी रखता है, क्योंकि यहाँ सवाल उसकी बेटी की सुरक्षा का था। इस तरफ उन्नी की बेटी विधु घर के आसपास अपनी बिल्ली को खोज रही होती है। इसी बीच वो किसी पुराने घर तक पहुंच जाती है और अंदर झांक के बहुत डर जाती है। वो भागते हुए अपने घर जा रही होती है।
तब रास्ते में उसे दास मिलता है। उसे डरा हुआ देखकर दास उस पुराने घर में देखने जाता है और वहाँ उसे विधु की मरी हुई बिल्ली लटकती नजर आती है। अंदर जाकर दास देखता है कि नैना भी उसी घर में थी। वो दास को देखकर भाग जाती है तो दास उसका पीछा करता है और काफी देर तक दौड़ने के बाद वो नैना को पकड़ लेता है। तब नैना बिना वजह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये सब पास खड़े दो कॉलेज स्टूडेंट्स अपने फोन में रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देते हैं और वो वीडियो जल्द ही वायरल हो जाती है, जिससे लोग दास पर सवाल उठाने लगते हैं कि क्या बिना लेडी कांस्टेबल के किसी को गिरफ्तार करना सही है या नहीं। यहाँ तक कि दास को बदतमीज वगैरह भी कह दिया जाता है। तब डीएसपी दास को कॉल करके खूब सुनाता है। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट उस पर इंक्वायरी बैठा देती है और उसे टेम्पररी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब वासुदेवन तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। वो हरिहर को रिश्वत देकर नैना से झूठा बयान देने को कहता है। फिर क्या, हरिहर नैना के पास पहुंच जाता है। उसके सामने एक झूठा स्टेटमेंट पढ़कर उस पर नैना को साइन करने के लिए कहता है और रिपोर्ट में लिखा था कि दास ने नैना के साथ जोर जबरदस्ती की और उसे मारा पीटा भी। तब सब कुछ सुनने के बाद नैना कागज पर साइन करने से मना कर देती है। तभी हरिहर को पता लगता है कि नैना तो बोल सकती है, वो गूंगी नहीं है, बस उसका नेचर थोड़ा शांत किस्म का था। ये देख हरिहर उस पर साइन करने का दबाव डालता है। इसके बाद बाहर खड़ी लेडी कांस्टेबल आकर नैना के बगल में बैठ जाती है। फिर नैना अपना बयान देती है कि इसमें ऑफिसर दास की कोई गलती नहीं है। मैं मरी हुई बिल्ली को देखकर बस डर गई थी, इसलिए वहाँ से भागी। इधर दास अपने फोन में कुछ पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है, जिसमें उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। तो वो तुरंत श्रीनिवास को अपने घर बुलाता है। वो कहता है कि मुझ में और सारे मरे हुए विक्टिम्स में एक चीज कॉमन है, मेरी बुलेट बाइक। पिछले 35 साल में ऐसे करीब 12 मर्डर्स हुए हैं और जिन भी लोगों का खून हुआ है उन्होंने कभी न कभी मेरी बाइक को चलाया था या उससे जुड़े थे। जो भी इस बाइक को चलाता है पहले उसकी बेटे का खून हो जाता है, फिर वो बंदा भी मारा जाता है और फिर बाइक को गराज में रख दिया जाता है, जिसके बाद कोई दूसरा उसे खरीदता है और उसके साथ भी ये सिलसिला होने लगता है। फिलहाल ये बाइक मेरे पास है, इससे पहले ये कार्तिक के पिता दिवाकरण के पास थी। जब लता और दिवाकरण का डिवोर्स हुआ तो दिवाकरण ने प्रॉपर्टी के साथ ये बाइक भी अपने बेटे कार्तिक को दे दी थी। हालांकि जब ये बाइक दिवाकरण के पास थी उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। हमें सबसे पहले तो इस बाइक के ऑनर का पता करना होगा। इस तरह से दास को बाइक के सबसे पहले ऑनर अनंतन का पता चलता है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है। जब अनंतन उस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले गया था तब पुलिस ने उसे जेल में डालने के बजाय उसे काउंसलिंग करके छोड़ दिया। अनंतन को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि इसने मेरा सर फोड़ा और पुलिस ने कुछ नहीं कहा, तो वो अब उस बच्चे को सबक सिखाना चाहता था। फिर हम राघवा को अनंतन से कहते हुए देखते हैं कि इसकी तुम चिंता मत करो, मैं मजा चखा दूंगा इसे। इसके बाद वो अनंतन को उस बच्चे के घर ले जाता है और अनंतन बच्चे को पेट से बांधकर उससे बुरी तरह पीटने लगता है। वहीं राघवा एक स्टेथोस्कोप को बच्चे की मां के गले में डालकर उसका बलात्कार कर देता है। इसी दौरान स्टेथोस्कोप से दम घुटने के कारण बच्चे की मां की मौत हो जाती है। इसके बाद अनंतन और राघवा दोनों माँ बेटे को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तब कुछ देर बाद बच्चा अपने हाथ पैर खोलकर घर में आता है और अपनी मरी हुई मां की लाश को देखकर फुट फुट कर रोने लगता है। यहीं से वो ठान लेता है कि वो अनंतन और राघवा को मार कर रहेगा। फिर बच्चा एक हाथ में वो स्टेथोस्कोप और एक हाथ में चाकू लिए अनंतन के घर पहुंचता है, पर तब तक अनंतन और राघवा रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। बच्चा ये देख चीख चीख कर रोने लगता है क्योंकि उसे उन्हें अपने हाथों से मारना था। अब प्रेजेंट में दास उस बच्चे की कहानी जान लेता है। दास को पता चलता है कि उस बच्चे का नाम किशोर था। उस हादसे के बाद किशोर को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, जहाँ से वो एक दिन भाग निकला। फिर अगले सीन में दास एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है किशोर के बारे में पूछताछ करने के लिए। फिर सारी डिटेल्स जानने के बाद साइकेट्रिस्ट दास को बताता है कि किशोर उन दोनों को अपने हाथों से मारना चाहता था पर नहीं मार पाया। उस चीज का गुस्सा उसके अंदर अभी भी है। अब जो भी उस बाइक को चलाता है किशोर उससे अपना बदला पूरा करने के लिए मार डालता है। यानी उस बाइक के ऑनर में उसे अनंतन दिखता है और बाइक के ऑनर को मारने से पहले वो उसके बच्चे को मारता है ताकि बाइक का ऑनर उसके अपने बच्चे को खोकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। और एंड में वो बाइक ऑनर को मार देता है क्योंकि अनंतन और राघवा ने भी किशोर की माँ को मारा था। किशोर की एक खास बात ये भी है कि वो बाइक ऑनर के नेचर को देखते हुए उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता है जैसे कि दास को अंताक्षरी खेलना पसंद है, इसलिए उसने उसे कॉल करके अंताक्षरी खेलने को कहा। फिर श्रीनिवास दास को उसके घर सिक्योरिटी रखने की सलाह देता है, लेकिन दास नहीं मानता। वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो किलर मुझे घर के बाहर भी तो टारगेट बना सकता है, मेरी फैमिली वालों पर हमला कर सकता है।
इससे अच्छा मैं खुद ही उसका वेट करूंगा। ऐसे दास हर रोज किशोर के आने का इंतजार करने लगता है। फिर एक रात दास अपने परिवार के साथ सो रहा होता है, तब बाहर से उसकी बाइक स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन बाहर जाकर देखता है, पर बाहर कोई नहीं होता, लेकिन उसकी बाइक की हेडलाइट जल रही होती है। दास जान जाता है कि ये काम किशोर का है और वो यहीं कहीं है। तब किशोर बिना सामने आए दास के साथ अंताक्षरी खेलने लगता है। दास भी उसे ढूंढते हुए अंताक्षरी खेलता है। इसी बीच किशोर दास के घर का दरवाजा तोड़ने लगता है और जब दास किशोर के पास जाता है तब वो दास पर हमला कर देता है। अब घायल होने के बावजूद दास अपने परिवार का सोचकर जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा होता है और किशोर ने उस समय चेहरे पर कवर पहना था, तो दोनों के बीच जमकर हाथापाई होती है। फिर कुछ ही देर में दास किशोर के फेस से कवर हटा देता है और कवर हटते ही किशोर वापस अंधेरे में छिप जाता है। दास उसे ढूंढने लगता है, उसे बाहर आने को कहता है, मगर बहुत समय बीतने के बाद भी किशोर अंधेरे से बाहर नहीं आता। इसके बाद दास उसे गुस्से में कहता है कि अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी पसंदीदा बाइक को जला दूंगा। ऐसा कहकर दास अपनी बाइक को आग लगा देता है। तभी किशोर बाइक को जलता हुआ देखकर अंधेरे से बाहर आता है। वो जोर जोर से चीखता चिल्लाता है और बाइक पर लगी आग को बुझाने की कोशिश करता है। फिर वो दास पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, पर दास उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद दास पर लगी सारी इंक्वायरी खत्म हो जाती है, जिसमें वो बेगुनाह साबित हुआ था और वो अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करता है। ड्यूटी पे आने के बाद वो किशोर से जेल में जाकर मिलता है। उसे कहता है कि तुम जेल से बाहर आने के बाद मेरे परिवार को नुकसान मत पहुंचाना। इतना कहकर दास वहाँ से जाने लगता है। तब किशोर उससे पूछता है कि अंताक्षरी के आगे का शब्द क्या था जो रह गया था। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। वो यह है कि कोई भी क्रिमिनल या साइको किलर यूं ही नहीं बन जाता। उसे ऐसा बनाने के पीछे कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी का हाथ होता है। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।